नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और 30 नवंबर तक यह आयोजित होने वाली है। इस बार की पात्रता परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट बनकर के आया है जिसमें विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की तथ्यात्मक रूप से कक्षाएं लेकर के आए हैं, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न ही सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और जिसने भी हमारी पिछली 17 कक्षाओं को नहीं सुना हो, देखा हो, वे निश्चित तौर पर उन कक्षाओं को एक बार पढ़ करके जाएं। आपको पेपर के समय पर बहुत लाभ होगा। आइए शुरू करते हैं आज हमारी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 18वीं कक्षा। और पहला तथ्य आपके सामने इस प्रकार से है। हाँ, पहला तथ्य, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। कौन सी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो गैसें अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निस्सृत नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, इनका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम है N2O और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। तो उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निस्सृत नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यही कहलाती हैं क्या कहलाती हैं? अम्ल वर्षा। तो इसमें अम्ल वर्षा की पूरी प्रोसेसिंग बताई गई है। अम्ल वर्षा कैसे बनती है, किन गैसों के प्रादुर्भाव से यह वर्षा होती है, तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे। अगला तथ्य देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। किसके तहत? हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत। किसके तहत? हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के तहत। अगला तथ्य देखते हैं, मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है। किसे क्षति पहुंचा रही है? तो ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। अगला तथ्य देखते हैं, ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित यानी कि उत्पन्न, ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है? ताज ट्रेपीजियम जोन। क्या? ताज ट्रेपीजियम जोन। यह भारत सरकार द्वारा ताजमहल पर अम्ल वर्षा से होने वाले प्रभाव को रोकने के लिए विकसित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यह क्रैकिंग गैस, SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षत विक्षत, यानी टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो SO2 को क्या कहते हैं? तो SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन यथा K+ एवं Mg++ के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है? तो मृदा की उर्वरकता या मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, अम्ल वर्षा होती है, कैसे होती है? तो बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। अगला तथ्य देखते हैं, शंकुधारी वृक्षों के
घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है? क्या उत्तरदायी होता है? तो अम्ल वर्षा का निक्षेप। अम्ल वर्षा का निक्षेप शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला तथ्य देखते हैं। अच्छा, यहां से शब्द छूट गया है। अम्ल वर्षा से कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? मृदा के पीएच का मान, मिट्टी के पीएच का मान अम्ल वर्षा से कम हो जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं। किस पर? वृक्षों के तंत्रिका तंत्र पर। किस पर प्रभाव डालते हैं? तो वृक्षों के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय या अम्ल वर्षा हो जाता है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला तथ्य देखते हैं। एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगला तथ्य देखते हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण। इस घटना को क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल ब्लूम। क्या कहते हैं? शैवाल ब्लूम कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज्यादा देर रहने से हो जाता है। क्या हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। क्या हो जाता है? एस्बेस्टोसिस हो जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है। क्या जलाने से प्राप्त होता है? कोल या पत्थर के कोयले को। पत्थर के कोयले को या कोल को जलाने से फ्लाई ऐश प्राप्त होता है और यह एक प्रदूषक दहन उत्पाद है। अगला तथ्य देखते हैं। कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक का नाम क्या है? तो फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। अगला तथ्य देखते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में होते हैं। क्या होते हैं? श्वसन संबंधी रोग, सांस से संबंधित बीमारी हो जाती है। अगला तथ्य देखते हैं। जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, वह क्या है? फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को हवा में मिलने से रोकने के लिए अन्य कण निस्यंदन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। अगला तथ्य है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला तथ्य देखते हैं। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। किसमें? विशालकाय हरे पौधों को। और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रीन मफलर। माने जहां पर अधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है या जहां पर अधिक ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना है, वहां पर बहुत बड़े हरे पौधे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन हरे पौधों में ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और यही हरे पौधे क्या कहलाते हैं? यही बड़े हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा तथ्यात्मक प्रश्न यहां से बन सकता है। अगला तथ्य देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी
भोपाल गैस त्रासदी, जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक रिसाव भी कहते हैं, की घटना हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी और इसे ही मिथाइल आइसोसाइनाइट या मिक रिसाव भी कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट वह गैस थी। अगला तथ्य देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई, कौन सी गैस थी? MIC, जिसे क्या कहते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइट। और यह घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। कौन सी फैक्ट्री में हुई थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित यौगिक का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला तथ्य है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? पॉलीमर से। अगला तथ्य देखते हैं। मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। क्या बनता है? यह है एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। क्या होता है? पॉलीथीन। क्या बनता है? पॉलीथीन। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। पॉलीथीन की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1953 ईस्वी के इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियो नत्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार हुआ था। किसकी खोज के लिए? पॉलीथीन की खोज के लिए। ठीक है ना, पॉलीथीन की खोज के लिए। तो आप इस तथ्य को एक बार जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला तथ्य देखते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? तो प्लास्टिक। प्लास्टिक ऐसी वस्तु है जो हजारों सालों तक, सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी में दबी रह सकती है, जल में रह सकती है, लेकिन वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। अगला तथ्य देखते हैं। जैव निम्नीकरणीय है। क्या है? रबर। रबर जैव निम्नीकरणीय है। अगला तथ्य देखते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है ना। कौन कहलाते हैं? कि ऐसे पदार्थ जो जीवों के माध्यम से या जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाए वे कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। अगला तथ्य देखते हैं। सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म तथा प्लास्टिक का थैला, इनमें से जिसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? किसमें? प्लास्टिक के थैले में। प्लास्टिक के थैले में क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। अगला तथ्य देखते हैं। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। कौन? लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। अगला तथ्य देखते हैं। शैवाल तथा कवक के द्वारा किसका निर्माण होता है? तो शैवाल तथा कवक के द्वारा लाइकेन का निर्माण होता है। अगला तथ्य देखते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये होते हैं कैसे? बड़े संवेदनशील होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। तो वायु प्रदूषण को सूचित करने वाला लाइकेन, इनका लाइकेन का निर्माण कैसे होता है? शैवाल इत्यादि के द्वारा। और वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये कैसे होते हैं? सबसे अधिक संवेदनशील। अगला तथ्य देखते हैं। प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? तो लाइकेन। लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है। अगला तथ्य देखते हैं। लाइकेन से सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के होते हैं। अगला तथ्य। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD
एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किसमें? जलीय वातावरण में। किसमें? जलीय वातावरण में। बीओडी का अधिक होना दर्शाता है किसको? जल के संक्रमित होने को दर्शाता है बीओडी का अधिक होना। अगला तथ्य देखते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप किसकी मात्रा घट जाती है? घुली हुई ऑक्सीजन की। घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। अगला तथ्य देखते हैं। कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम डीओ वाले जल में जीवित रह सकते हैं, जैसे एनेलिड। अगला तथ्य देखते हैं। जिस जलाशय के डीओ का मान 0 mgl -1 से नीचे हो जाता है उसे कहाँ रखा जाता है? तो संक्रमित जल की श्रेणी में रखा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला तथ्य। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा नापी जाती है। किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है। अगला तथ्य। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? कानपुर एवं इलाहाबाद के बीच। कानपुर एवं इलाहाबाद के बीच गंगा नदी में बीओडी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, यही जैव उपचारण का तात्पर्य है। अगला तथ्य देखते हैं। जैव उपचारण के माध्यम से क्या होता है? इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। क्या? जैव उपचारण। कौन? जैव उपचारण कार्य करता है। अगला तथ्य देखते हैं। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वस्थाने जैवोपचार। क्या कहते हैं? स्वस्थाने जैवोपचार कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय जैवोपचार। तो दो बातें आ गई कि यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में जैव उपचार को किया जाता है तो वह स्वस्थानीय जैवोपचार कहलाता है, और यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी दूसरी जगह ले जाकर के वहां जैवोपचार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय जैवोपचार। अगला तथ्य देखते हैं। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना कहलाता है। क्या? फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। अगला तथ्य देखते हैं। जल प्रदूषक नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड या जल प्रदूषक नहीं है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। अगला तथ्य देखते हैं। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित है। कैसे? आर्सेनिक प्रदूषण से। किससे? आर्सेनिक प्रदूषण से। अगला तथ्य देखते हैं। भारत के 7 राज्यों कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है। किससे? आर्सेनिक प्रदूषण से। किससे है? आर्सेनिक प्रदूषण से। अगला तथ्य देखते हैं। भूजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा क्या है? तो 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक। अगला तथ्य देखते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। किससे? नाभिकीय दुर्घटना से चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है।
अगला तथ्य देखते हैं। रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। कब? 26 अप्रैल 1986 को। इस प्रकार से अभी हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अपनी 18वीं कक्षा को देखा। कल हम आपके सामने 19वीं कक्षा लेकर के उपस्थित होंगे। मुश्किल से 1 और 2 कक्षाएं शेष हैं, उसके बाद हमारा पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।